जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो जो हम लोग प्लेटफार्म का जो वॉल्यूम 1 जो न्यू सेट आया है उसी का हम लोग सेट 1 देख चुके थे। आज हम लोग सेट 2 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022-2020 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो ये किया गया था आपका के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो प्रारूप है ये कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इसकी घोषणा जो है 29 जुलाई 2020 को किया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगा। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है यह जो है 1986 का स्थान लेगा। और ये जो है पहली और 5वीं शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है यह पहली से लेकर 5वीं तक की शिक्षा को मातृभाषा में देने की प्रावधान किया गया है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा नीति जो है ये किया गया था डी.एस. कोठारी की संस्तुति में 1968 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये माना जाता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब इसका याद रखिएगा थीम कि 2000 थीम में इसका क्या था? तो था वसुवैध कुटुंबकम के लिए इसका योग के लिए योगा का जो था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इसका थीम था वसुंधम कुटुंबकम। और यूएनओ के द्वारा भारत सरकार के अनुरोध पर 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा कब से लागू किया गया? तो 2015 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। और एक चीज और है, भारत का मुक्तिदाता जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो ये आपका निकाला जाता था केसरी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी निकाला जाता था। अब बाल गंगाधर द्वारा मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र था। ये किस भाषा में था? तो याद रखिएगा मराठा भाषा में था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक चीज याद रखिएगा, गीता रहस्य भी नामक पुस्तक जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांडेल जेल में लिखा गया था। कहाँ? मांडेल जेल में। अगला है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और त्रिपुरी संकट जो है 1939 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो था वह मोहन सिंह था। आज़ाद हिंद फौज का प्रेरणादायक और संगठनकर्ता रास बिहारी बोस को जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज का तो थे मोहन सिंह, लेकिन कहेगा कि आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणादायक और संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। और यही पूछेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 7 नंबर का लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो है एक्ट लाया गया था। कब? 1856 में। अब भारत के प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। यह भी याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये आप देखिए लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर आपका होता है CP माइनस SP। तो कह रहा है कि 96 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 96 हो जाएगा यहाँ
SP, और जितना खरीदेगा उतना बेचेगा, यानी कि 144 CP माइनस 144 SP। इधर से SP और CP का मान निकाल दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 40% आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो कर्म का सिद्धांत जो आपका देने वाले थे ये आपका हो जाएगा मीमांस से। कर्म का सिद्धांत है मीमांस से। अगला है ऋतुएं क्यों होती हैं? ऋतुएं जो होती है ये होती है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण जो है ऋतुएं होती हैं। अगला है कि ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो ग्रीनविच जो हो जाएगा आपका यूके में स्थित है ग्रीनविच। अगला है नेक्स्ट नंबर जो है 12 का कि निम्न तत्वों में से कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिकतम और सबसे निम्नतम भू प्रॉपर्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, यानी कि भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन की मात्रा जो है सबसे अधिक और मैग्नीशियम की सबसे कम होती है। इसका क्रम देखिए, याद रखिएगा, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद होता है सिलिकॉन होगा, उसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है, उसके बाद लोहा का, फिर कॉपर लोहा, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और लास्ट में होता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, देखिए मैथ का है, आगे थोड़ा सा लंबा जाएगा तो ये आप लोग बना लीजिएगा। आंसर इसका हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर होता है 135। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दादर और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ये आपका हो जाएगा दादर नागर हवेली 14 अगस्त 1961 ईस्वी को स्थापित किया गया था। और दादर नगर हवेली का जो प्रमुख होते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रशासक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रशासक बोला जाता है। और क्या बोलते हैं? दादर नगर हवेली जो है, इस मिलकर दादर और एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था 26 जनवरी 1920 ईस्वी को। 2020 ईस्वी से दादर नागर हवेली और दमन को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, और जिसकी राजधानी कहाँ रख दिया गया? दमन रख दिया गया था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना है और उसका नदी है। तो इडुक्की परियोजना कहाँ है? ये आपका होगा पेरियार नदी पर। माता टीला हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर। नागा अर्जुन सागर जो आपका हो जाएगा कृष्ण नदी पर। और पंचम पाद जो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी पर। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा आप लोग का सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। इसमें से सत्य क्वेश्चन को है, इसको पहचान करना है। तो 16 का हो जाएगा आपका इस भूमि में जुताई नहीं की जा सकती। स्थानांतरित कृषि में बिल्कुल सही कह रहा है कि सिंचाई नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि इस वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले पूछ रहा है, तो ये आपका स्थापित किया गया था डिगबोई कहाँ है? तो ये आपका आसाम में स्थित है। इसकी स्थापना पूछेगा तो 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। वहीं पूछेगा कि प्रथम तेल कुआं, तो प्रथम तेल कुआं 1859 ईस्वी में यूएसए में खोदा गया था। कहाँ खोदा गया था? यूएसए में खोदा गया था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में किया गया था। और भारतीय वन्य जीव कानून जो है, याद रखिएगा कि 1972 ईस्वी में सभी राज्यों में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन सभी राज्यों में काली मिट्टी को पाया जाता है। और काली मिट्टी को याद रखिएगा कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है ये आपका होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के
से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों को संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा आपका 4। राष्ट्रीय प्रतीकों में सिंहों की संख्या 4 है। वहीं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? याद रखिएगा, अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र। और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। ये जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट है सब आप लोग याद रखिएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में अप्रभावी हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से अप्रभावित हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और संविधान बनकर तैयार जो हुआ था ये हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो यह आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो है प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 281 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग की सिफारिश सदन में राष्ट्रपति रखवाता है। कि पूछेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो याद रखिएगा 281 के अंतर्गत। और वित्त आयोग का गठन जो है पूछेगा तो ये होगा 280 के अंतर्गत। और 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और अभी वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग हैं वो हैं यानी कि सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एकोबंद कराने के लिए वादा नहीं करता है? तो यह पूजा की समानता जो है यह नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार एक मूलभूत अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो मूलभूत अधिकार नहीं है, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षण कीजिए और सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ये नहीं देता है, बिल्कुल सही कह रहा है। यह मूलभूत अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। राज्यसभा एक धन विधेयक रोक सकता है। राज्यसभा एक धन विधेयक रोक सकता है, नहीं, ये गलत है। धन विधेयक नहीं रोक सकता है, वो 14 दिन के बाद उसको देना पड़ता है। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये भी सही कह रहा है और ये भी सही कह रहा है। फिर संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष व्यवस्था के द्वारा सुलझाया जा सकता है, गलत कह रहा है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत घोषित कर सकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। यही वित्तीय आपात, देखिए क्या बोला जाता है, वित्तीय आपात कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के विषय में जिन कम से कम आधे राज्य के विधान मंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो ये आपका हो जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, और क्या बोला जाता है, संसद के राज्यों का प्रतिनिधि, और आगे हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अल्प अवधि चर्चा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर में कह रहा है कि एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला के में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा 50,000 का कितना कह रहा है? 30%।
तो यहाँ 30% बटे में 100 कर देंगे, ये 0 से 0 यानी कि 15,000। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो 31 नंबर के आपका हो जाएगा विचार करने के लिए कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। दूसरा कह रहा है नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, यानी कि 31 का हो जाएगा आपका हो जाएगा केवल एक सही होता है। क्या है? एक सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनके वर्तमान आयु का योग 54 है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या होगा? तो 32 नंबर का हो जाएगा 41 वर्ष। इसको बना एकदम आसान सवाल है, अगर बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम लास्ट में जब इस सारा सेट खत्म हो जाएगा ये सब का मैथ जो है हम बनवा देंगे। अगला है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना क्या है? तो निजीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को और वैश्वीकरण नीति को बढ़ावा देना होता है, यानी कि सभी इनमें सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय होता है, तो ये हो जाएगा आपका भुगतान शेष और चालू लेख के संबंध में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी राइट हो जाएगा। अगला है 35 नंबर कि वाद नियम या सिद्धांत और वैज्ञानिक जो सिद्धांत दिए थे वो वैज्ञानिक। विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत जो है ये आपका फैराडे के द्वारा दिया गया था, और वो अनुवांशिकी सिद्धांत जो है आपका दिया गया था मेंडल के द्वारा, और जड़त्व का नियम दिया गया था आपका न्यूटन के द्वारा, और प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत जो है आपको डार्विन के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। निम्नलिखित में से किन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के बचने से होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि कैप्सूल का आवरण जो उस पर बना होता है ये किसके बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण जो है आपका स्टार्च का बना होता है, और वह स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है ये आपका हो जाएगा 38 का। विद्युत अपघटन में एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन जो होता है यह एनोड पर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एथिलीन अणु की आकृति जो होती है वो कैसी होती है? तो एथिलीन अणु की आकृति जो होती है यह समतल त्रिकोणीय होती है। एथिलीन अणु की आकृति जो होती है समतल त्रिकोणीय होती है। अगला है भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो ये आपका छोड़ा गया था बैकानूर से छोड़ा गया था। अब कब छोड़ा गया था? तो ये याद रखिएगा कि 17 मार्च 1988 ईस्वी को बैकानूर से छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन भाषा में बदलता है? तो ये आपका हो जाएगा संकलक या कंपाइलर जो है उच्च स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा को मशीनीय भाषा में बदलता है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है। तो इसका हो जाएगा आपका 42 का 2 इन का है। किसका है? एक IPSC नाम है 2 इन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडार का प्रयोग किया जाता है। तो रेडार का प्रयोग जो है ये किस लिए किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की रेडार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा 44 का डी। शीशा जो है मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वह रेडियो समस्थानिक जिससे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु
प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम 24 का प्रयोग जो है खून के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। 45 से हो गया। अब आप लोग 46 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनके वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका हो जाएगा कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होता है, यही आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों को प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो 47 का हो जाएगा आपका कुकुर खांसी टेटनस और डिप्थीरिया रोगों के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है नवजात शिशु के लिए कुकुर खांसी टेटनस और डिप्थीरिया रोग को प्रतिरक्षित यानी बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गहरे समुद्र के गोताखोर जो है निम्नलिखित में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है उसी का गोताखोर जो है मिश्रण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो ये आपका हो जाएगा मीथेन का हवा से मिलना, यही जो है खानों में विस्फोट का कारण होता है। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन कि भारहीनता में जल को किस विधि के द्वारा गर्म किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा विकिरण विधि के द्वारा। भारहीनता में जल को किस विधि के द्वारा गर्म किया जाता है, तो यह विकिरण विधि के द्वारा किया जाता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग जो है सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा नेत्र स्लेम या कंजक्टाइवा भी जो होता है, यानी उसी का नेत्र स्लेम का दूसरा नाम है कंजक्टाइवा। जो आँख में धूल चली जाती है तो वह सूज जाता है यानी कि फूल जाता है। अगला है 52 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। तो ये आपका हो जाएगा श्वेत रुधिर कोशिका जो है मानव शरीर में संक्रमण के विरुद्ध यानी कि रोगों से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करता है, WBC। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलानिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपका हो जाएगा कि ये एपिडर्मिक के सबसे बाहरी परत में पाया जाता है, गलत। ये पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, ये सही कह रहा है यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, तो यह किसके कारण होता है। तो यह आपको आयमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है सूर्योदय थोड़ा पहले दिखाई यानी कि वास्तविक उगने से पहले थोड़ा सा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अगला कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिर कह रहा है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो ये हो जाएगा आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ का, अहमदाबाद में स्थित है। तो आपका अंतरिक्ष प्रयोगशाला और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है अहमदाबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका खाद्य और कृषि संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है आप याद रखिएगा कि 6 गो अंग होता है। कौन कौन, एक होता है महासभा, दूसरा होता है सुरक्षा परिषद, तीसरा होता है आर्थिक सामाजिक परिषद, चौथा होता है आपका न्याय परिषद, पांचवा होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा होता है सचिवालय। याद रखिएगा कि खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना यानी कि FAO की स्थापना जो है आपका 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सदस्य नहीं है, तो किस संस्था का भारत सदस्य नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग गठन। सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब चल रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, भारत सदस्य नहीं है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। अगला क्वेश्चन कर रहा है 58 नंबर कि ग्लिस्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक का रचयिता कौन है। तो ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ग्लिस्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्लिस्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक का रचयिता कौन है, पंडित जवाहरलाल
नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ISRO यानी कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप जो आपका हो जाएगा यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का फुल फॉर्म है। अब इसकी स्थापना याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। और अंतरिक्ष विभाग कहेगा तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में हुआ था अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। अगला है कि विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है ये अब मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक एलर्जी दिवस भी होता है, एक होता है विश्व एलर्जी दिवस, ये भी जो आपका 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नवंबर कह रहा है ना, 16 नवंबर का कुछ नहीं मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में हॉकी खेल में भाग किस वर्ष लिया था? तो ये आपका हो जाएगा कि ओलंपिक खेल में भारत जो है यह 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 62 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य से संबंधित है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो याद रखिएगा 1965 ईस्वी में हुआ था। वहीं पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका याद रखिएगा 1917 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुआ था। और भारत रत्न ये देखिए दे रहा है भारत रत्न 1954 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और वहीं मैक्सेस पुरस्कार पूछेगा तो याद रखिएगा 1958 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। कहाँ? भारत में माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,600 रुपये का 5 वर्ष का कितना ब्याज मिलेगा? तो ये हो जाएगा 4,600 गुना 5 और गुना 4.5 भागा 100। तो इसको काट दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1,035 रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत आपका हो जाएगा 31.16%। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DNA पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में काम आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर को प्रतिगामी तब तक कहा जाता है जब उसका भार जो है अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े, तब कर को प्रतिगामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 69 नंबर ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस निम्नलिखित में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो यह गरुड़ स्तंभ अभिलेख में जो है वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है। अगला है 71 नंबर कि रेखा गणित संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन तथा विकास का प्रावधान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है बौद्धयान को। किसको दिया जाता है? बौद्धयान को दिया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यही कह रहा है कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो ये आपका हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय भारत आया था, तो ये अलबरूनी आया था। अगला है क्वेश्चन कि शेरशाह के समय में तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनियमन दर थी। तो ये आपका हो जाएगा 64:1 थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो है क्रांतिकारिक धार्मिक प्रकृति का था। और ये आंदोलन जो है वियतनाम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1939 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम
75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अब ये कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो ये आपका हो जाएगा लेनिन के द्वारा जो है 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। और बोलेशेविक दल का नेता था लेनिन, जो था वह बोलेशेविक दल का नेता था। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा झील जो है तांजानिया और युगांडा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये आपका हो जाएगा विक्टोरिया झील जो है तांजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और याद रखिएगा कि विक्टोरिया झील के बीच में ही विषुवत रेखा गुजरती है। पूछेगा किस झील से, तो याद रखिएगा विक्टोरिया झील से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। अब विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है जो विश्व के सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो ये पाया जाता है हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पेरिनीज पर्वत जो है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। अगला है खुले नदमुखों के घनसान से संबंधित तट कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा रिया। कौन सा तट है? तो रिया तट है। अगला है 81 नंबर कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका हो जाएगा अगस्ट कॉमेट। अगस्ट कॉमेट जो था सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया है आपका अगस्ट कॉमेट के द्वारा ही ये भी प्रस्तुत किया गया है। अगला है 83 नंबर कि निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण हो जाएगा? तो आपका उप संस्कृति का उदाहरण है। अगला आप देखिए यहाँ से करंट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और करंट जो है बिहार दरोगा पीटी में माने समझिए कि एक महत्वपूर्ण बाण है। जिस तरह से लक्ष्मण को दिया गया था ना जड़ी बूटी, उसी तरह से इसमें भी है कि बिहार दरोगा का जो पीटी होगा उसमें कम से कम 15 से लेकर 20 क्वेश्चन जो है आपका क्या बोला जाता है करंट का रहेगा। इसलिए आप लोग करंट पर पूरा फोकस दीजिए और नहीं तो आप लोग का साथ हो जाएगा खेला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? तो ये आपका हो जाएगा अजित पवार। अजित पवार जो है महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो हो गए अजित पवार और एक हैं थोड़ा नाम भूल रहे हैं उनका, अगर आपको याद होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला है कि जुलाई 2023 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त गया है AP शाही को नियुक्त किया गया है। अगला है 86 नंबर ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? तो ये आइसलैंड को घोषित किया गया है। अगला है कि उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो ये आपका हो जाएगा पेरू में। अगला है कि भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा तंजानिया में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 88 से हो गए हम लोग 89 पे। तो 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया? तो ये आपको नामित किया गया है लालिवा नुआल चांगते को AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2022-23 के लिए। अगला है कि नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? तो ये आपका हो जाएगा अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा भारत की अध्यक्षता में हुआ है। अगला है कि 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है गांधीनगर में किया गया है। अगला है कि 29 जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट
INS कृपान उपहार दिया है। तो किस देश को दिया है? तो याद रखिएगा कि यह वियतनाम को दिया है। अगला है 94 नंबर, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? तो ये आपका किया गया है NI के द्वारा। किस एजेंसी के द्वारा पूछ रहा है? तो NI के द्वारा किया गया है। अगला है 95 नंबर, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा नई दिल्ली में। जुगनुकू चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? तो ये आपका चलाया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका ने विकसित किया है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारत राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है? 30 वर्ष में पहली बार यह हुआ है। तो यह कौन सा देश है? तो यह है बुरुंडी। अगला है कि MD-15 बसों को प्रायोगिक प्रशिक्षण और M100 यानी कि 100% मेथनॉल से चलने वाला प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये आपका किया गया है बेंगलुरु में। तो ये रहा है आज का हम लोग का सेट नंबर 2 का 100 क्वेश्चन। तो कितना सेट में आया ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक प्रैक्टिस सेट आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 का जो है वो डेली बेस पर मिलेगा। हाँ, और ग्रुप या फेसबुक हो या व्हाट्सअप ग्रुप जो भी हो, एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पूरा ज़ोर शोर से तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसका PT का एग्ज़ाम जो दरोगा का है वो हो सकता है संभावित डेट जो है नवंबर से दिसंबर के बीच हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।